सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम प्रारंभिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली कुछ खेल विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत अब तक हम 3 प्रकार की खेल विधियों को पढ़ चुके हैं। पहले किंडरगार्टन प्रणाली के बारे में पढ़ा, फिर मॉन्टेसरी प्रणाली और फिर प्रायोजना प्रणाली को पढ़ा। आज हम एक चौथी खेल विधि लेने जा रहे हैं जिसका नाम है डाल्टन योजना। डाल्टन योजना कुमारी हेलन पाराखास्ट एक शिक्षिका हुई हैं अमेरिका में। इनके द्वारा प्रतिपादित प्रवर्तित शिक्षण प्रणाली मानी जाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि इनमें कक्षा कक्ष नहीं होता, कक्षा कक्ष की जगह प्रयोगशालाएं होती हैं। प्रत्येक विषय की अपनी अपनी एक प्रयोगशाला बना दी जाती है। शिक्षक अपने विषय से संबंधित कार्यक्रम तैयार करता है, उस प्रयोगशाला में उस कार्यक्रम को स्थापित कर दिया जाता है, किसी न किसी प्रकार की सामग्री के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाता है। बालकों को अपनी इच्छानुसार उस प्रयोगशाला में जाना पड़ता है। बालक अपनी इच्छानुसार किसी भी विषय की प्रयोगशाला में जा सकते हैं और जाकर के अपनी रुचि के अनुसार ही अध्ययन करते हैं। इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को सबसे पहले 12 महीने का जो पाठ्यक्रम है उसको महीनों के अनुसार 10 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है। क्योंकि 12 महीने में से लगभग 2 महीने छुट्टी के मान लिए जाते हैं, तो 10 महीने का कार्यकाल होता है एक शिक्षण सत्र का। तो पूरे पाठ्यक्रम को पहले 10 बराबर भागों में महीने के अनुसार विभाजित कर लिया जाता है। फिर प्रत्येक महीने के पाठ्यक्रम को 4 बराबर भागों में सप्ताह के अनुसार 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। फिर साप्ताहिक जो कार्यक्रम है उस साप्ताहिक कार्यक्रम को भी 5 दिन के हिसाब से 5 बराबर भागों में विभाजित कर लिया जाता है। बच्चे को एक तरह से ठेका दे दिया जाता है कि आपको इस सप्ताह में यह काम करना है, इस काम को पूरा करना है। बच्चा भी उसे ठेके के रूप में लेता है और सप्ताह की जो 5 इकाइयाँ बनी होती हैं, 5 भाग होते हैं, वह अपनी इच्छानुसार अपनी सुविधानुसार कभी भी प्रयोगशाला में जाकर के उनको पूरा कर सकता है। यदि बालक एक इकाई को 2 दिन में 3 दिन में पूरा करना चाहे तो कर सकता है, और यदि एक ही दिन में वह 2-3 इकाइयों को एक साथ सीखना चाहे तो एक साथ सीखने का कार्य भी कर सकता है। यह बालक की योग्यता पर उसकी प्रतिभा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार की प्रणाली जिसमें शिक्षण व्यवस्था या शिक्षा को पाठ्यक्रम को बच्चे के ठेके के रूप में दे दिया जाता है और बच्चा उस ठेके के अनुसार अपनी गति से सीखता है, तो वह ठेका प्रणाली ही डाल्टन योजना के नाम से पुकारी जाती है। यह योजना सबसे पहले 1913 ईस्वी में अमेरिका के डाल्टन नगर में शुरू हुई थी। डाल्टन नगर में शुरू होने के कारण ही इसे डाल्टन योजना के नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए क्या है डाल्टन योजना और इसमें क्या शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि डाल्टन योजना के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसकी प्रतिपादिका प्रवर्तिका हैं कुमारी हेलन पाराखास्ट। डाल्टन योजना के प्रवर्तक के रूप में नाम पूछा जाए तो नाम होगा कुमारी हेलन पाराखास्ट। फिर यह योजना कहाँ से शुरू हुई? तो इसका उत्तर है अमेरिका का डाल्टन नगर है, वहाँ के स्कूल में सबसे पहले इस योजना को लागू किया गया था। उसी डाल्टन नगर में शुरू होने के कारण इसका नाम डाल्टन योजना पड़ा है। फिर कब शुरू हुई थी? तो उसका उत्तर है 1913 ईस्वी में यह योजना सबसे पहले शुरू की गई थी। कैसे हुई थी? देखिए सन 1913 ईस्वी में कुमारी हेलन पाराखास्ट को अमेरिका का एक मैसाचुसेट्स प्रांत है, वहाँ के डाल्टन नामक नगर के एक हाई स्कूल में 30 छात्र पढ़ाने के लिए दिए गए थे। अमेरिका देश है, मैसाचुसेट्स प्रांत है, वहाँ का डाल्टन नगर है। उस डाल्टन नगर में एक हाई स्कूल था। उस हाई स्कूल में ये जो हेलन पाराखास्ट हैं वो शिक्षिका थी। इनको 30 छात्र पढ़ाने के लिए दे दिए गए। इन्होंने
इन बालकों को इस नई विधि के द्वारा शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की और उसी के आधार पर इस योजना का नाम डाल्टन योजना पड़ गया। किस आयु वर्ग के लिए यह योजना उपयोगी मानी जाती है? तो इसका उत्तर है 8 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक बालिकाओं के लिए यह उपयोगी योजना मानी जाती है। और इस आयु वर्ग के बालक ज़्यादातर माध्यमिक स्तर के लिए आ जाते हैं। तो अगर स्तर के अनुसार पूछे तो माध्यमिक स्तर के लिए यह योजना उपयोगी है, और आयु वर्ग के अनुसार पूछे तो 8 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए इस योजना का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या विशेषताएं होती हैं डाल्टन योजना में? तो देखिए, इस प्रणाली में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में शिक्षा दी जाती है। सबसे पहली विशेषता है कि इसमें कक्षा कक्ष नहीं होता, कक्षा कक्ष के स्थान पर प्रयोगशालाएं होती हैं, उनमें शिक्षा दी जाती है। फिर इसके कारण ही डाल्टन योजना को प्रयोगशाला योजना के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रत्येक विषय की अलग अलग प्रयोगशालाएं होने के कारण डाल्टन योजना को ही प्रयोगशाला योजना भी कहते हैं। फिर आती है, यह योजना कक्षा शिक्षण प्रणाली की जगह स्वाध्याय प्रणाली पर बल देती है। बच्चा कक्षा के जो एक तरह से बंदिशें होती हैं, उन कक्षा की बंदिशों से मुक्त हो जाता है और स्वतंत्र होकर के प्रयोगशाला में जाता है, स्वयं अध्ययन करता है। स्वयं अध्ययन करने के कारण हम इस प्रणाली को स्वाध्याय विधि के नाम से भी पुकारते हैं। प्रयोगशाला होने के कारण इसको प्रयोगशाला योजना कह देते हैं, और स्वयं अध्ययन करके सीखने के कारण इसे स्वाध्याय विधि के नाम से भी पुकारा जाता है। फिर आते हैं, सर्वप्रथम अमेरिका के डाल्टन नगर में प्रतिपादित किए जाने के कारण इसका नाम डाल्टन योजना पड़ा था। डाल्टन योजना कहने का मुख्य कारण डाल्टन नगर है, वहाँ शुरू होने के कारण ही इसका नाम डाल्टन योजना रखा गया था। फिर है, इस प्रणाली में छात्र अपनी वैयक्तिक विभिन्नताओं के अनुसार कार्य करते हैं। मंदबुद्धि बालक है तो वो धीमी धीमी गति से सीखेगा, यदि प्रतिभाशाली है तो वो तीव्र गति से सीख लेता है। तो बालक अपनी वैयक्तिक विभिन्नताओं के अनुसार कार्य करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों को तीव्र गति से तथा मंदबुद्धि बालकों को मंद गति से सीखने की स्वतंत्रता होती है, वो अपनी गति के अनुसार सीख सकते हैं। फिर इसमें छात्र किसी भी समय अपनी इच्छानुसार किसी भी विषय को चाहे जितनी देर तक पढ़ सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी विषय की प्रयोगशाला में जा सकता है और अपनी इच्छानुसार चाहे जितनी देर तक उस विषय को पढ़ सकता है। यदि छात्र चाहे तो अपने अन्य साथियों के साथ विचार विमर्श भी कर सकता है, और छात्र भी उनके साथ में होते हैं। यदि कोई समस्या उसके सामने आती है और वह छात्र चाहता है तो अन्य साथियों के साथ में विचार विमर्श भी कर सकता है। इस योजना के अनुसार बालकों को स्वयं कार्य करना होता है, वो स्वयं कार्य करके सीखते हैं। शिक्षक का कार्य केवल निर्देश देना मात्र होता है। इसमें शिक्षक केवल निर्देश देता है, छात्र स्वयं अध्ययन करता है। डाल्टन योजना को ठेका प्रणाली कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के नाम से भी पुकारा जाता है। कभी प्रश्न आ जाए कि ठेका प्रणाली किस योजना को कहा जाता है, तो वह उत्तर है डाल्टन योजना। क्यों कहते हैं ये अभी आपके सामने आ जाएगा, इसको ठेका प्रणाली क्यों कहा जाता है। इसके लिए हम इसकी शिक्षण प्रक्रिया को समझते हैं कि डाल्टन योजना के अनुसार कार्य प्रणाली या पूरी शिक्षण प्रक्रिया कैसी चलती है। तो देखिए, डाल्टन योजना में जो शिक्षण प्रक्रिया है वो कई चरणों में संपादित होती है। सबसे पहला चरण इसका आता है पाठ का ठेका। पाठ का ठेका क्या है? तो देखिए, इस योजना में पाठ्य सामग्री की साल भर की रूपरेखा एक साथ बना ली जाती है। सबसे पहले जैसे हम वार्षिक योजना बनाते हैं तो इसमें पूरे साल भर की वर्ष भर की योजना एक साथ बना ली जाती है। संपूर्ण पाठ्य सामग्री को क्या होता है, मासिक आधार पर 10 बराबर भागों में बांट लिया जाता है। जब 10 महीने का हम कार्यकाल मान लेते हैं कि 2 महीने छुट्टियां हो गई, तो 10 बराबर भागों में पूरे पाठ्यक्रम को विभाजित कर लिया जाएगा। छात्र को इस अवधि में
पाठ्यक्रम को पूरा करने का ठेका दे दिया जाता है कि आपको इसी अवधि में इस विषय का ये पाठ्यक्रम पूरा करना है, और छात्र भी उसे ठेके के रूप में ही ले लेता है, स्वतंत्र होकर के वह उसे पूरा कर सकता है। इस कारण से ही डाल्टन योजना को ठेका प्रणाली के नाम से पुकारा जाता है। पूरा ठेका बच्चे को दे दिया जाता है, उसके कारण ही इसे ठेका प्रणाली कहते हैं। दूसरी चीज इसमें आती है असाइनमेंट। असाइनमेंट जिसको हिंदी में दत्त कार्य भी कह सकते हैं या निर्दिष्ट पाठ भी कह सकते हैं। ये असाइनमेंट, दत्त कार्य या निर्दिष्ट पाठ क्या होता है? तो देखिए, पहले तो हमने 10 माह की योजना बना ली है कि हर महीने हमें ये काम करना है। फिर क्या होता है, इस योजना में महीने भर के लिए विभाजित पाठ्य सामग्री को साप्ताहिक आधार पर पुनः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले महीने भर की योजना हो गई, फिर महीने भर की योजना को सप्ताह के अनुसार 4 भागों में बांट दिया जाता है। एक सप्ताह के लिए निर्धारित कार्य को ही असाइनमेंट या दत्त कार्य या निर्दिष्ट पाठ के नाम से पुकारा जाता है। हर सप्ताह हमें क्या काम करना है, उस सप्ताह भर के लिए जो निर्धारित कार्य है उस कार्य को ही असाइनमेंट या दत्त कार्य कहा जाता है। निर्दिष्ट पाठ भी इसको कह सकते हैं। फिर तीसरी चीज आती है इकाई या यूनिट क्या है। इकाई क्या है, यूनिट क्या है? तो देखिए, इस योजना में एक सप्ताह के लिए निर्धारित पाठ्य सामग्री को पुनः 5 भागों में विभाजित कर दैनिक पाठ योजना बनाई जाती है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन रविवार को हम सभी जगह छुट्टी होती है, कुछ जगह शनिवार को भी अवकाश हो जाता है, तो 5 दिन का सप्ताह बचता है। तो सप्ताह भर की योजना को पुनः 5 भागों में बांटते हैं। 5 भागों को दैनिक पाठ योजनाओं के अनुसार विभाजित कर लिया जाता है। एक दिन के लिए निर्धारित कार्य को ही इकाई या यूनिट के नाम से पुकारा जाता है। पहले महीने भर की योजना है वो पाठ का ठेका हो गया, फिर सप्ताह भर की योजना है उसको असाइनमेंट या दत्त कार्य कह देते हैं, और प्रतिदिन की जो योजना होती है उसको इकाई या यूनिट के नाम से पुकारा जाता है। इस योजना में बालक को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह एक इकाई को एक दिन में भी सीख सकता है अथवा 2 या 3 दिन में भी सीख सकता है। कोई पाबंदी नहीं कि एक दिन में ही सीखना है। एक इकाई के लिए वह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन काम में ले सकता है। यदि प्रतिभाशाली है तो एक ही दिन में 2-3 इकाइयों को भी वह सीख सकता है। इस तरीके से स्वतंत्र होकर के वह कार्य करता है। चौथी चीज इसमें आती है प्रयोगशाला। तो देखिए, इस योजना में कक्ष नहीं होते, कक्षा के स्थान पर विषयवार प्रयोगशालाएं होती हैं। हिंदी भाषा की है तो भाषा की अलग प्रयोगशाला होगी, गणित की अलग होगी, विज्ञान की अलग होगी। हर विषय के अनुसार प्रयोगशालाएं होती हैं। इनमें समस्त प्रकार की अध्ययन सामग्री उपलब्ध रहती है। ये जो प्रयोगशालाएं हैं उसमें अपने विषय से संबंधित हर सामग्री को उपलब्ध करवा दिया जाता है। बालक अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्रयोगशाला में जाकर और चाहे जितनी देर तक अध्ययन कर सकता है। अपनी रुचि के अनुसार वो किसी भी विषय की प्रयोगशाला में चला जाएगा और जब तक पढ़ना चाहे वहाँ बैठ कर के पढ़ सकेगा। यही डाल्टन योजना है। फिर अगली चीज है कक्षाध्यापक की जगह विषय अध्यापक होते हैं। इसमें कक्षा कक्ष ही नहीं होते तो कक्षाध्यापक की कोई आवश्यकता नहीं है। विषय की प्रयोगशालाएं होती हैं, इसलिए विषय अध्यापक इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, इस योजना में कक्षाध्यापक नहीं होकर प्रत्येक विषय का विशेषज्ञ अध्यापक होता है। वह अपने विषय से संबंधित प्रयोगशाला में उपस्थित रहता है और आवश्यकता पड़ने पर वह छात्रों का उचित मार्गदर्शन भी करता है। प्रयोगशाला होती है, कक्ष नहीं होते, तो प्रयोगशाला होने के कारण कक्षा अध्यापक भी नहीं होता, उसकी जगह पर विशेषज्ञ विषय अध्यापक इसमें काम में लिए जाते हैं। फिर आती है कि डाल्टन योजना में सभा, असेंबली या सम्मेलन क्या है। तो देखिए, इस योजना में प्रतिदिन अपने कार्य में संलग्न होने से पहले छात्र एवं शिक्षक एक जगह एकत्र होकर
उस दिन के कार्यों के संबंध में विचार विमर्श करते हैं। जैसे हमारे विद्यालयों में शुरू में प्रार्थना सभा होती है, वैसे ही इस डाल्टन योजना में भी सबसे पहले सुबह सुबह एक सम्मेलन सभा बुलाई जाती है। उसमें सभी छात्र, सभी शिक्षक उपस्थित होते हैं। वहाँ वे अपनी पूरे दिन की योजना बनाते हैं कि आज हमें क्या करना है, आज हम क्या कर सकते हैं। इसी समय छात्रों को सभी आवश्यक सूचनाएं दे दी जाती हैं। तत्पश्चात वे अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में कार्य करने के लिए चले जाते हैं। छात्र जो होते हैं वो अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में कार्य करने के लिए चले जाते हैं। शाम को जब पूरा दिन बीत जाता है तो शाम के समय सभी छात्र एवं शिक्षक पुनः एकत्र होकर उस दिन किए गए कार्यों के संबंध में फिर से विचार विमर्श करते हैं। सुबह शुरू होने से पहले विचार विमर्श करेंगे कि आज हमें क्या करना है, फिर पूरा दिन कार्य वो करते रहते हैं। शाम को पुनः एक जगह एकत्र होते हैं और बताते हैं कि आज उन्होंने क्या कार्य किया है, कौन सा कार्य उन्होंने कौन सी इकाई को पूरा कर लिया है। फिर आते हैं प्रगति सूचक रेखा चित्र। प्रगति सूचक रेखा चित्र क्या है कि इस योजना में छात्रों की प्रगति के संबंध में, छात्र कितनी प्रगति कर रहा है, उसने क्या सीख लिया है, इस संबंध में 3 प्रकार के रेखा चित्र काम में लिए जाते हैं। रेखा चित्र को अंग्रेजी में हम ग्राफ चार्ट्स भी कह सकते हैं। तो 3 प्रकार के रेखा चित्र, ग्राफ चार्ट्स डाल्टन योजना में होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो स्वयं छात्र के द्वारा भरा जाता है। छात्र खुद बताएगा कि उसने आज क्या कार्य किया, किस प्रकार की चीजें सीखी। दूसरा शिक्षक के द्वारा भरा जाता है। शिक्षक भी उसका मार्गदर्शक रहता है, निगरानी रखता है। तो शिक्षक बताता है, भरता है कि आज छात्र ने क्या प्रगति की। और तीसरा जो होता है उसमें छात्र के समस्त विषयों की प्रगति का उल्लेख होता है कि छात्र ने आज या इस सप्ताह में या इस महीने में किस विषय में किस प्रकार की प्रगति प्राप्त की है। ये सभी चीज़ें इस डाल्टन योजना के अंतर्गत हमें सीखने को मिलती हैं। तो देखिए, इस डाल्टन योजना में सप्ताह भर के लिए असाइनमेंट, दत्त कार्य, निर्दिष्ट कार्य होता है। उस निर्दिष्ट कार्य को भी 2 तरीके से पूरा किया जा सकता है। 2 तरीके कौन कौन से होते हैं? एक निर्दिष्ट कार्य विधि का नाम से अलग विधि भी आ जाती है और एक निरीक्षित स्वाध्याय विधि के नाम से भी आ जाता है। पहले निर्दिष्ट कार्य विधि में क्या होता है कि इसके अंतर्गत शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले ही छात्रों को पाठ संबंधी कार्य दे देता है। पाठ पढ़ाया नहीं है, पढ़ाने से पहले ही वो बता देता है, कार्य दे देता है कि आज आपको ये पाठ पढ़ करके आना है, इससे संबंधित तथ्य आपको तैयार करने हैं। फिर क्या है, उस पाठ को पूरा करने के लिए शिक्षक छात्रों को आवश्यक संकेत दे देता है। फिर छात्र स्वयं के स्तर पर स्वाध्याय करके उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से पाठ पढ़ाने से पहले ही शिक्षक छात्रों को पाठ का नाम बता देगा, कुछ आवश्यक संकेत दे देगा और छात्र खुद पुस्तकालय आदि में जाकर के स्वाध्याय करेंगे और उस पाठ के बारे में खुद अध्ययन करेंगे। तो वह विधि निर्दिष्ट कार्य विधि के नाम से जानी जाती है। फिर निरीक्षित स्वाध्याय विधि क्या है? तो देखिए, इसके अंतर्गत छात्रों को कक्षा में ही निर्दिष्ट कार्य दे दिया जाता है। कक्षा में ही उनको बताया जाता है कि आज आपको ये पाठ पढ़ना है। कक्ष में ही उनको पढ़ना पड़ेगा। छात्रों के मार्गदर्शन एवं निर्देशन के लिए शिक्षक भी वहाँ मौजूद रहता है। छात्रों को स्वयं ही कार्य को पूरा करना पड़ता है। छात्र किसी की भी सहायता लिए बिना कोई सहायता नहीं ले सकते, स्वयं ही समस्या को सुलझाता है। देखिए, निर्दिष्ट कार्य में तो वह पुस्तकालय में जाकर के पुस्तकों को पढ़ सकता है, अपने साथियों से विचार विमर्श करके फिर पाठ को याद करता है, तो निर्दिष्ट कार्य होगा। और निरीक्षित स्वाध्याय विधि में उसे हाथों हाथ पाठ का नाम बताया जाएगा, शिक्षक उसका निरीक्षण करेगा, छात्र खुद ही उसके बारे में विचार विमर्श किसी से नहीं करेगा, खुद ही एक तरह से उस पाठ के बारे में सोचेगा कि इस पाठ को मैं कैसे सीख सकता हूँ। तो उसको निरीक्षित स्वाध्याय विधि के नाम से पुकारा जाता है। एक और विशेष तथ्य हम देखते हैं कि यह जो विधि है
इस विधि के अनुसार आजकल आप देखते होंगे कई जगह सेमेस्टर प्रणाली चलती है कि 6 महीने का एक सेमेस्टर हो गया, फिर आगे के 6 महीने में दूसरा सेमेस्टर हो गया। उस एक सेमेस्टर को पूरा करने के बाद में ही छात्रों को दूसरे सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाता है। तो ये सेमेस्टर प्रणाली कहाँ से आई होगी, तो उसका उत्तर भी है कि ये डाल्टन योजना से निकल करके आई है। वर्तमान समय की जो सेमेस्टर प्रणाली है वो डाल्टन योजना के आधार पर ही निर्मित मानी जाती है। और इस विधि में बालक है वो अवबोध स्तर के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। अवबोध यानी समझ को विकसित करना, पहले बालकों की खुद की समझ को विकसित किया जाता है, उसी के आधार पर बालक पाठ का ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा से जुड़े रहते हैं। तो यह है अपनी डाल्टन योजना जो कुमारी हेलन पाराकहस्ट के द्वारा अमेरिका के डाल्टन नगर में 1913 ईस्वी में शुरू की गई थी, जो आज भी कई जगह पर कई क्षेत्रों में इसी रूप में प्रचलित है। यदि वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट भी अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाले हर वीडियो को समय पर प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।